हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज्योति को हमेशा से लिप बाम लगाने का बहुत शौक था। उसी के साथ उसका दिल भी बहुत छोटा था। वो अपनी चीजें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, खासकर अपना लिप बाम, जिसे वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। एक दिन शाम के समय बाहर जाने के लिए वो तैयार हो रही होती है। तभी उसकी ननद शीला उसके कमरे में आकर कहती है, भाभी आप इतनी तैयार हैं, कहाँ जा रही हैं? हाँ शीला, वो मैं भी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही थी। बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए मुझे, तो सोचा आज जाकर थोड़ा मिल लूं, मूड फ्रेश हो जाएगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी आप घर के चक्कर में जल्दी बाहर कहाँ निकल पाती हैं? वो सब तो ठीक है, लेकिन आज मैडम की सवारी कॉलेज से आते ही मेरे कमरे में कैसे? मैं आपको कुछ बताने आई थी भाभी, और देखो बातों में लग गई। हाँ बोलो ना। भाभी आज तो कमाल ही हो गया। कॉलेज में सबने आज मेरी लिपस्टिक, मेरा मतलब आपके लिप बाम की इतनी तारीफ की, मजा ही आ गया। मेरा लिप बाम? मैं कुछ समझी नहीं। मेरा लिप बाम तुम्हारे पास कैसे आया? भाभी वो जब आप सुबह किचन में काम कर रही थी ना, तो मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई थी, तो मैंने आपके कमरे में आकर आपकी लिपस्टिक, मेरा मतलब लिप बाम यूज कर लिया और उसे लेकर चली भी गई। शीला, ये बहुत गलत बात है। पहली बात तो ये कि किसी के भी कमरे में ऐसे बिना पूछे नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे बिना पूछे किसी की चीजें यूज नहीं करनी चाहिए और ना लेनी चाहिए। आगे से तुम ध्यान रखना। जी भाभी। एक छोटे से लिप बाम के लिए ज्योति अपनी ननद की इंसल्ट कर उसे अपने कमरे से जाने के लिए बोल देती है। कुछ समय बाद राज ऑफिस से घर आकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी उसकी बहन शीला उसके लिए पानी लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, भैया पानी ले लीजिए। क्या बात है, आज पानी बिना मांगे मिल गया। और ये क्या, तेरी शक्ल पर 12 क्यों बजे हैं? आज कॉलेज में ज्यादा डांट पड़ गई क्या टीचर से? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। कॉलेज में कुछ हुआ ही नहीं है। कोई और बात? ऐसा नहीं है भैया, बस थोड़ी तबीयत खराब है। ओके, अब तू एक काम और कर दे, मेरे रूम में जाकर मेरा लैपटॉप ले आ। भैया और कोई काम हो तो बोल दो, बस अपने रूम में जाने के लिए मत बोलो। इतना कहकर शीला वहाँ से चली जाती है, जिस पर नाराज होकर वो खुद ही अपने रूम में जाता है, जहाँ ज्योति आराम से बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी राज ज्योति से कहता है, यार इस घर में कोई मेरी बात ही नहीं सुनता है। क्या हो गया राज जी, आप क्यों इतना गर्म हो रहे हो? कुछ नहीं यार, मुझे काम करना था। मैंने शीला को बोला कि जाकर मेरे रूम से लैपटॉप ले आ, वो मना करके वहाँ से चली गई। अच्छा हुआ, मेरी बात पहले ही समझ आ गई। मैंने ही उसे कमरे में बिना पूछे आने के लिए मना किया था, इसी वजह से वो नहीं आई होगी। तुम पागल हो, तुमने मेरी बहन को मेरे ही रूम में आने के लिए क्यों मना किया? क्योंकि उसने मुझसे बिना पूछे मेरा लिप बाम यूज किया, ऊपर से उसे लेकर भी चली गई। और आपको पता है मेरा एक लिप बाम कितना महंगा आता है, और मैं अपना लिप बाम किसी से शेयर नहीं करती। तुमने एक छोटे से लिप बाम के लिए मेरी बहन को इतना सुनाया? अरे वो सिर्फ एक लिप बाम है, कोई खजाना नहीं, समझी? तुम जितना जल्दी अपने लिप बाम का भूत अपने सिर से उतार लो ना, उतना ही अच्छा है। राज इतना कहकर रूम से चला जाता है। अगले दिन सुबह ज्योति तैयार होकर नीचे आती है और देखती है कि उसकी सास अनुराधा अपनी पड़ोसन विमला से बात कर रही है। तभी ज्योति उन दोनों के पास आकर कहती है, क्या बात है आंटी जी, आपकी शक्ल देखकर लग रहा है आप कुछ परेशान हैं। बहू तुझे उससे क्या मतलब? विमला परेशान है या नहीं, तू कौन सा उसकी परेशानी दूर करेगी? जी माँ जी, हो भी सकता है मैं आंटी जी की कुछ मदद कर सकूं। बहू तू जाकर अपना काम कर, इसकी मदद मैं कर लूंगी। बताने देना अनुराधा, शायद बहू ही मेरी कोई मदद कर पाए। ये लोगों का दिमाग खराब करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती, तू जा यहाँ से। नहीं बहू तू रुक, मैं तुझे बताती हूँ। बहू, इस गर्मी के मौसम में जो लू चलती है ना, उसके चलते मेरे होंठ फट गए हैं, जिसकी वजह से मैं जब भी अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर उन्हें छुपाने की कोशिश करती हूँ तो मेरे होठों से खून निकलने लगता है और बहुत दर्द होता है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और क्या लगाऊं। आंटी जी बस इतनी सी बात, आप एक काम करिए, आप कुछ दिनों के लिए लिपस्टिक की जगह लिप बाम लगाइए और देखिए दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके होठ एकदम कोमल और सुंदर हो जाएंगे। सच में बहू, ऐसा हो सकता है? लेकिन बहू वो तो बहुत हल्का लगता है।
जी आंटी जी, लेकिन मुझे लिप बाम लगाना बहुत पसंद है। मुझे लिपस्टिक पसंद नहीं है। जो प्रॉब्लम आपको है ना, यही प्रॉब्लम माँ जी को भी है। मैंने कितनी बार माँ जी को कहा है लिप बाम लगाया करो, लेकिन माँ जी है कि मेरी बात सुनती ही नहीं है। क्या सुनो, मैं पहले तेरा लिप बाम का खर्चा पूरा होगा तभी तो कोई अपने बारे में सोचेगा। पहले तो तुझे ही 36 लिप बाम चाहिए, उसके ऊपर से तू किसी और को उसे हाथ भी नहीं लगाने देती। आप बताइए आंटी, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन है तो आप एक बार इसे ट्राई करके देख लो। माँ जी का तो काम है सुनाने का। हाँ, मैं तुझे पागल दिखाई देती हूँ ना, जो तुझे बिना बात के सुनाती रहती हूँ। तू रख अपना लिप बाम अपने पास, मुझे नहीं चाहिए ऐसी लिपस्टिक जो दिखाई ही ना दे होठों पर। माँ जी वो लिप बाम है, लिपस्टिक नहीं। हाँ ठीक है, जो भी है ये। अरे अब तुम सास बहू मिलकर लिपस्टिक और लिप बाम पर बहस मत करो। और बहू तू ये बता कि ये होठों को कोमल रखने वाला लिप बाम मिलेगा कहाँ, और मेरे लिए भी मंगवा दे। बिल्कुल आंटी जी, आजकल तो घर बैठकर ही सब कुछ मिल जाता है। ये देखिए आंटी जी, लिप बाम भी कितनी तरह के होते हैं। लेमन लिप बाम, चेरी लिप बाम, नेचुरल पिंक, मैजिक लिप बाम। अरे बस कर बहू, मुझे लिप बाम की दुकान नहीं खोलनी, अपने होठों पर लगाना है ताकि वो कोमल रहे और ठीक हो जाए। तुझे जो ठीक लगे तू एक ऑर्डर कर दे। ठीक है आंटी जी, मैं अभी एक और ऑर्डर कर देती हूँ। विमला के कहने पर ज्योति उनके लिए बहुत ही अच्छा और नेचुरल लिप बाम ऑर्डर कर देती है, जिसके इस्तेमाल से कुछ ही समय में विमला के होठ नेचुरल होठों की तरह एकदम कोमल हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और निकलते हैं और रोजाना लिप बाम लगाने और उसके इस्तेमाल करने के बाद जब उसके होठ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, तभी एक दिन विमला अनुराधा के घर फिर से आती है और देखती है कि दोनों सास बहू और उनकी बेटी शीला हॉल में बैठी टीवी देख रही हैं। तभी विमला कहती है, बहू सच में तूने तो बड़ी अच्छी चीज बताई। जो काम इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ नहीं कर पाई वो तेरे इस लिप बाम ने कर दिया और मेरे होठ बिल्कुल सही हो गए। ये तो बहुत खुशी की बात है, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब आप थोड़ा मेरी माँ जी को भी समझा दो ताकि वो भी लिप बाम इस्तेमाल करे और उनके फटे होठों का दर्द ठीक हो जाए और उन्हें बार बार उसे छुपाने की जरूरत ना पड़े। माँ भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने भी इनका लिप बाम यूज किया था, मतलब अभी भी कर रही हूँ। मैंने उसे यूज कर लिया था तो भाभी ने वो मुझे ही दे दिया। सच में वो बहुत अच्छा है, आपको आराम मिलेगा। आप भी ट्राई करके देखो, आपको पसंद आएगा। अपनी बेटी और पड़ोसन की बात सुनकर अनुराधा भी अपनी बहू से उसी की पसंद का लिप बाम ऑर्डर करवाती है और उसे यूज करती है, जिससे अनुराधा को भी विमला की तरह कुछ ही दिनों में अपने फटे होठों पर फर्क नजर आता है और लिप बाम के रोज इस्तेमाल से अनुराधा के होठों की भी समस्या खत्म हो जाती है और उसे भी अपने होठों के दर्द से आराम मिल जाता है, जिसके बाद वो अपनी बहू की बहुत तारीफ करती है और अपनी बहू के साथ साथ वो भी लिपस्टिक लगाना कम करके लिप बाम लगाना शुरू करती है, जिससे अनुराधा को दोबारा फिर कभी रूखे होठों की समस्या नहीं होती। अदिति उत्तराखंड की वादियों में रहने वाली एक लड़की थी जो बाहर से आए टूरिस्ट ट्रैवलर्स को गाइड किया करती थी। ऐसे ही एक दिन दिल्ली से नील, सौरभ और आयु नाम के कुछ लड़के उत्तराखंड की हंसी वादियों का मजा लेने के लिए आते हैं, जिन्हें अदिति गाइड करती है। वो तीनों एक पूरा दिन अदिति के साथ घूमने के बाद रात को एक होटल में रुकते हैं, जहां उसमें से एक लड़का सौरभ अदिति को खिड़की के बाहर शॉर्ट ड्रेस पहने देखता है। जैसे ही अदिति की नजर उस पर पड़ती है, वो अपनी जीभ निकालकर उसको हाथों से इशारा करती है। सौरभ बिना किसी को कुछ बोले तुरंत ही उसकी तरफ जाता है और बोलता है, बस आया मेरी जान, तुम जैसी गाइड करने वाली मिल जाए तो तुम्हारे पास से ही न जाए कोई। मेरी जीभ में जादू है, देखना चाहोगे? मुझे पता है मेरी जान, जब तुमने मुझे इशारा किया था मैं तभी समझ गया था कि जो लड़का किसी लड़की को एक नजर देखता तक नहीं, वो तुम्हारी दी सदा से कैसे तुम्हारी ओर खिंचा चला आया। अब और इंतजार नहीं होता मुझसे, नहीं तो जल्दी से मुझे अपना बना लो। अदिति उसको अपने साथ अपने रूम में ले जाती है और उसको लंबी किस करती है। किस करने के बाद वो उसके करीब जाती है, उसे अपनी जीभ से लिक करना शुरू करती है।
उसके ऐसा करते ही सौरभ अपनी सुध-बुध खो देता है और वहीं बेहोश हो जाता है। ऐसे ही अगले दिन सारे लड़के राफ्टिंग के लिए रेडी हो अदिति के पास जाते हैं, जहां अदिति उनसे बोलती है, तुम्हारा एक दोस्त सौरभ कहाँ है? पता नहीं साला कहाँ चला गया, रात से ही गायब है। इसके साथ कहीं जाना ही नहीं चाहिए। अब राफ्टिंग का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। सॉरी, पर आज आप सौरभ को ढूंढने में हमारी मदद कर दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ कुछ पता ही नहीं है और उस कमीने को ढूंढना बहुत जरूरी है। नील और आयु सौरभ को ढूंढने लगते हैं, जिसमें अदिति भी उनका साथ देती है। नील और आयु पूरा दिन उसको ढूंढते हैं, पर सौरभ कहीं नहीं मिलता और ना ही उसका फोन लगता है। दोनों दोस्त थक हार कर रात में अपने होटल आ जाते हैं, जहां वो रुके हुए थे, और आपस में बात करते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है यार, आखिर सौरभ जा कहाँ सकता है? पता नहीं, मुझे तो अब डर लग रहा है, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं क्या? दोनों दोस्त अपने रूम में बैठकर बात कर ही रहे होते हैं कि थोड़ी देर बाद नील बाहर का नजारा देखने के लिए बाहर जाता है, जहां वो अदिति को अकेले शॉर्ट ड्रेस में देखता है तो उसका भी सौरभ की ही तरह जी मचलने लगता है। फिर वो तुरंत ही उसके पास जाकर बोलता है, अरे अदिति जी, आप अकेली और यहाँ क्या हुआ? वो क्या है ना कि आज मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। क्यों, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी सारी कमी को पूरा कर दूंगा। सच? तो चलो मेरे साथ मेरे रूम में, मैं तुम्हें अपनी जीभ का जादू भी दिखाऊंगी वहाँ। तुम्हारी जादुई जीभ है? वो कैसे? चलो तो सही मेरे साथ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अदिति नील को अपने साथ अपने रूम में ले जाती है और उसके साथ भी ठीक सौरभ के जैसा ही करती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। नील को भी अपने साथ ना देखकर आयु हैरान हो जाता है और वो उसके वॉशरूम और पूरे होटल में उसे ढूंढने लगता है, पर नील उसे कहीं नहीं मिलता। फिर वो अदिति के पास जाता है और उससे बोलता है, मेरे दोनों दोस्त कहाँ हैं? सच सच बोलना, क्योंकि मुझे पता है ये सब तुम ही कर रही हो। अरे तुम ये सब कुछ क्या बोले जा रहे हो? भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम टूरिस्ट लोग तो मेरे भगवान समान होते हो, मेरी रोजी रोटी चलती है इनसे। मेरे को ऐसा करके क्या मिलेगा, बताओ जरा। मुझे माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही भूला भरा बोल दिया तुम्हें। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है जब हम किसी के लिए परेशान होते हैं तो। आयु को कुछ समझ नहीं आता और उसका पूरा शक अदिति पर जाता है। वो अपने दोस्तों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस थाने में लिखवा देता है। पुलिस आसपास की जगह पर होटल में तलाशी करना शुरू कर देती है, पर उनको कहीं भी कोई सबूत मिल ही नहीं पाता। वहीं आयु का अदिति पर शक गहरा होता जाता है, पर बिना किसी ठोस सबूत के वो उसे कुछ कह ही नहीं पाता। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, पर सौरभ और नील का कुछ अता पता ही नहीं चलता। पर आयु अपनी कोशिशों को जारी रखता है, साथ ही वो अदिति पर भी नजरें गड़ाए रखता है, पर उसे भी कोई सबूत नहीं मिल पाता। थक हार कर वो तीसरे दिन शाम को होटल के पार्क के एक झूले पर बैठा होता है और अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगता है। तभी अचानक से बारिश होती है और उसे सामने से हॉट सी शॉर्ट ड्रेस पहने हुए अदिति दिखाई देती है, जो ललचाई हुई आंखों से उसकी तरफ बढ़ती है और उसके करीब आकर खड़ी हो जाती है। पर आयु अपने आप को कंट्रोल करता है और बोलती है, मैं तुम्हारा सारा अकेलापन दूर कर दूंगी, बस तुम मेरे साथ रहो। अदिति उसको अपने साथ अपने रूम में ले जाती है, जहां वो सब की तरह उसको किस करती है और किस करने के बाद उसको बेड पर लेटाकर उससे बोलती है, मेरी जीभ में जादू है, देखना चाहोगे? पहले मैं अपने दोस्तों को देखना चाहूँगा। इतना बोल आयु उसके कमरे की तलाशी करने लगता है। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला, समझी तुम? इतना बोल वो अदिति की बड़ी सी अलमारी खोलता है, जिसमें वो अपने दोनों दोस्तों को अधमरे हालत में देखता है और बोलता है, ये क्या हालत कर रखी है तुमने मेरे दोस्तों की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं भी तो यही चाहती हूँ कि कोई मुझे ना छोड़े, तुम सभी लोग हमेशा मेरे साथ रहो, पर मेरे साथ तो कोई रहना ही नहीं चाहता। तुम ये सब क्यों कर रही हो, और ऐसा क्या है तुम्हारी जीभ में जो तुम्हारी क्लिक करते ही सब बेहोश हो जाते हैं?
सच सच बोलना, नहीं तो आज तुम्हारा सारा खेल यहीं मेरे हाथों से खत्म हो जाएगा। अदिति डर जाती है। बताती हूँ, मैं सब सच सच बताती हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि सारे स्मार्ट लड़के हमेशा मेरे साथ रहे, पर कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता, इसीलिए मैं उनको बेहोशी की हालत में अपने साथ रखती हूँ ताकि उनमें से कोई मुझसे दूर ना जा सके। अच्छा तो ये बात है, और तुम्हारी इस जादुई जीभ का क्या राज है? सच सच बताना, वरना बताती हूँ, मेरी जीभ में कोई जादू नहीं है। तो तुम्हारे लिख करते ही ये सब बेहोश कैसे हो जाते हैं? वो जब मैं उन्हें लिख करती हूँ तो मैं इससे छोटी सी सुई उनकी बॉडी में चुभा देती हूँ, जिससे वो लोग बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि इस सुई में मैंने एक बेहोशी की दवा लगा रखी है और कुछ नहीं। उसकी सारी सच्चाई सुन वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और पुलिस आकर उसको गिरफ्तार कर लेती है। वहीं वो अपने दोनों दोस्तों को उसके चुंगल से सही सलामत निकाल लेता है। उनको होश में लाकर अगले ही दिन अपने साथ दिल्ली ले आता है, जहां वो सब अपने घर चले जाते हैं। वहीं अदिति को अपने किए की सजा मिल जाती है। उनके साथ इतना सब होने के बाद वो दोनों बहुत डर जाते हैं और लड़कियों से दूरी बनाकर रखने लगते हैं। इसी तरह एक बार फिर सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है और वो सारे दोस्त मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।